Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanish Sharma and I welcome you all to the Champs Pro Batch for Class 6. आपको पता ही है हम ऑलरेडी एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसको बोलते हैं रूरल लाइवलीहुड्स. सिविक्स का चैप्टर है. इसका आगे वाला पार्ट ही हम करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि एक विलेज में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और एक विलेज कैसे रन होता है. ठीक है, तो बेसिकली हमने लास्ट चैप्टर में कलापट्टू विलेज की स्टोरी की थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि लाइफ इन रूरल एरियाज कैसे होती है. जो लाइफ होती है रूरल एरियाज में वो सबसे पहले हम ये देखते हैं. हमने ये देखा कि वो सिर्फ जो वर्क होता है हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर में ही उनको काम मिलता है. ठीक है, ये एक तरह से रिवीजन भी आपका. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिवीजन क्योंकि ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि जब भी कभी उनको काम मिलता है रूरल एरियाज में लोगों को वो हार्वेस्टिंग सीजन में ही मिलता है. यानी कि जब भी, जैसे मैंने आपको एक साइकिल दिखाया था, तो कुछ 5 से 6 महीने एक साल के अंदर वो खाली होते हैं, तो वहाँ पे उनको बोला जाता है कि उनके पास काम नहीं होता, तो वो और जॉब्स करते हैं. यानी कि वो दूसरे शहरों में माइग्रेट करते हैं. ठीक है, वो कोई और जॉब यानी कि एज फार्मर्स वो कुछ और तरकीब सोचते हैं जिससे वो कमा सके और अपना भरपेट खाना खा सके. ये रूरल एरियाज के अंदर यानी विलेजेस की हम बात करते हैं. पीपल वर्क एज डेली लेबरर्स. ठीक है, इसके बाद अगर वो काम नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो डेली लेबरर्स की तरह काम करते हैं या फिर जो नॉन फार्म एक्टिविटीज करते हैं. यानी कि ये भी दो में डिवाइडेड होता है. दिस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू. कैसे काम करते हैं? एक होता है फार्म एक्टिविटीज यानी कि एग्रीकल्चर, एक होता है नॉन फार्म एक्टिविटीज यानी कि नॉन एग्रीकल्चर. अब नॉन एग्रीकल्चर ना लिखें, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डेली लेबरर्स एज डेली लेबर्स वो काम करते हैं. ठीक है, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं जो फार्म एक्टिविटीज नहीं होती. डेली लेबरर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में हो गए. ठीक है, तो ये सब होता है नॉन फार्म एक्टिविटीज और ये सब करते हैं रूरल एरियाज के लोग पैसे कमाने के लिए. उसके बाद वुमेन हैव टू डू द डोमेस्टिक ड्यूटीज एंड इवन वर्क आउटसाइड. यानी कि इसके अलावा वो आउटसाइड भी वर्क करती है. आउटसाइड वर्क यानी कि फॉर्डर कलेक्ट करना. ठीक है, डेली जिम्मेवारी जो होती है, डेली ड्यूटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम घर के अंदर अपना बैग भी सेट करते हैं, है ना, तो वो उससे हमें पैसे नहीं मिलते लेकिन वो हमारे को रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है तो हमें करना पड़ता है. तो इसीलिए जो वुमेन होती हैं वो भी अदर एक्टिविटीज करती है क्योंकि उनको उससे पैसे तो नहीं मिलते बट उनको ये अपनी डेली जिंदगी के लिए पानी कलेक्ट करना है, फॉडर कलेक्ट करना है, ताकि उससे क्या हो जाए, एक तो वो अपने जो उनकी कैटल उनको चारा चरा सकें और उनके उसके बावजूद अपना खाना पका सकें. ठीक है, लकड़ियों से ये सब वो इकट्ठा करती है जो कि डेली नीड है. ठीक है, इसके अलावा विलेज के अंदर क्या वर्क होता है? पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट इवन टू मीट द बेसिक एग्जिस्टेंस और बेसिक नेसेसिटीज. कुछ ऐसे लोग होते हैं क्योंकि वो सिर्फ 5 हफ्ते साल में सिर्फ 5 महीने काम कर पाते हैं, इसलिए जो बाकी हफ्ते होते हैं या बाकी महीने होते हैं वो खाली बैठते हैं, तो उनको कुछ जो बेसिक चीज़ है वो भी नहीं कर पाते. तो उनके लिए क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर लेबर्स आर लैंडलेस लेबर्स. यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे लेबर हैं जिनको सिर्फ एग्रीकल्चर आता है लेकिन उनके पास लैंड नहीं है. तो ये देखा गया हमारे 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन के अंदर देखी गई है. उसके अलावा कई फार्मर्स डू नॉट हैव मनी. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जिनके पास मनी नहीं होता वो एग्रीकल्चर तो करते हैं लेकिन वो उधार लेके एग्रीकल्चर करते हैं. तो उधार लेने से क्या होता है कि वो चुका नहीं पाते हैं और वो डेट ट्रैप में पड़ जाते हैं. ठीक है, उनके पास कर्जा जो होता है वो डबल ट्रिपल हो जाता है और इसमें वो डेप्ट ट्रैप में पड़ जाते हैं. डेप्ट ट्रैप का मतलब कुछ अलग नहीं है, इसका मतलब ये डेप्ट यानी क्रेडिट यानी उधार या फिर लोन, और हिंदी में हम बोलते हैं इसको उधार. तो इसके चपेट में आ जाते हैं और इसको ट्रैप बोला जाता है. तो क्या बोला जाता है? ट्रैप बोला जाता है. वो पे नहीं कर पाते, चुका नहीं पाते, तो इसको डेट ट्रैप बोला जाता है. उसके अलावा अगर हम देखें एग्रीकल्चर लेबर्स और फार्मर्स इन इंडिया क्या हैं, तो हमें यही पता है इन इंडिया ओनली 20% ऑफ द फार्मर्स कैन बूस्ट
ऑफ अ गुड लाइफस्टाइल, यानी कि इतने सारे फार्मर्स हैं लेकिन उसमें सिर्फ 20% जो हैं वो अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बाकी सबके पास एक तो लैंड नहीं है, तो लैंड ना होने के कारण वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते अपने लिए, ठीक है। होर्डिंग मेक्स देम फार्मर्स सफर, तो बेसिकली क्या होता है, वही उधार लेना उनको सफर यानी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं फार्मर्स में देखी गई है, और इसी चक्कर में जब वो डेब्ट ट्रैप में पड़ जाते हैं तो बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड भी करते हैं। फार्मर्स सुसाइड के बारे में हमने सुना होगा, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता और वो उधार ले लेते हैं, और वो उधार भी नहीं चुका पाते, तो यानी कि उनके पास पैसा भी नहीं है, उधार चुकाने का भी नहीं है, तो उनके पास बोझ बर्डन बढ़ जाता है और उनके पास मौत के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत ही सैड रियलिटी है हमारे इंडिया की, ठीक है। तो वो डेट ट्रैप में आ जाते हैं। रिसेंट ईयर्स दिस हैज बिकम मेजर कॉज, ये बहुत बड़ा एक कॉज बन चुके हैं डिस्ट्रेस यानी कि एक प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बहुत सारे फार्मर्स, ठीक है, और बहुत ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश की है। खुदकुशी यानी कि अपने आप को हैंग कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फार्मर सुसाइड। तो ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं बहुत सारे विलेजेस में, ठीक है। अब बात आती है कि जब हमें कलापट्टू विलेज किया, तो कलापट्टू विलेज एक कोस्टल विलेज ही तो था। तो कोस्टल विलेजेस के अंदर यानी कि ऐसे विलेजेस जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जिनके ऐसे एरियाज में आसपास पानी है, वहां के विलेजेस क्या करते हैं, और वहां के विलेजेस, अभी हमने सिर्फ ये नहीं, हमने विलेज की स्टोरी पढ़ी, विलेज की स्टोरी लगभग कहीं ना कहीं सेम होती है, लेकिन अब कोस्टल विलेज की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। लेट अस सी कोस्टल विलेज की स्टोरी क्या है। कोस्टल का मतलब क्या होता है, जो कोस्टल का मतलब क्या है, ऐसा एरिया जो कोस्ट के पास, ठीक है। अब मैम कोस्ट क्या है, कोस्ट लाइन यानी जिसके आसपास पानी, आपको पता ही इंडिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, दिस इज इंडिया, इंडिया पेनिनसुला, ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशियन, तो ये तीनों तरफ पानी है। तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, इसको बोलेंगे कोस्टल एरियाज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोस्टल एरियाज। तो ये कहाँ है, पानी के पास पड़ते हैं, ठीक है, पानी वाले एरिया के पास है, इसलिए इसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। और यहाँ के विलेजेस की स्टोरी क्या है वो अभी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पीपल इन कोस्टल एरियाज फेस अ टफ लाइफ। अगर यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं विलेजेस में प्रॉब्लम आती है, तो क्या कोस्टल एरियाज के जो विलेजेस है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं? नहीं, वहां पे भी उनको एक टफ लाइफ फेस करनी पड़ती है। टफ लाइफ का मतलब है बहुत मुश्किल भरी लाइफ। तो हम प्रॉब्लम्स ही तो कर रहे हैं विलेजेस की। फिशिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग ही होता है। क्यों होता है फिशिंग? यहाँ पे हम कोस्टल एरियाज की विलेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का बात है कि फिशिंग जो होती है उनकी मेन ऑक्यूपेशन होती है, क्योंकि डेफिनेटली वो पानी के पास रहते हैं, तो फिशिंग उनकी मेन एक्टिविटी बन जाती है। बट व्हेन द फिशरमैन आर आउट, इट इज नॉट नोन वेदर दे विल कम बैक और नॉट। तो बेसिकली जब फिशरमैन चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये नहीं पता लगता हमें कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, किसी और अपॉर्चुनिटी में चले जाते हैं। फिशरमैन आर अनसेफ फॉर 4 months ड्यूरिंग मानसून सीजन, इट इज अ लीन पीरियड फॉर द फिशरमैन। यानी कि मानसून पीरियड में बारिश के दौरान फिशिंग करना बहुत मुश्किल होती है। अगर अब बारिश पड़ रही है, क्या फिशिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो 4-5 महीने जब बारिश आती है, जब मानसून सीजन पीक पे होता है, तो बारिश के कारण फिशिंग करना एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाता है। उस टाइम कोई भी व्यक्ति फिशिंग नहीं कर पाता और वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी है। There is constant battle for survival among majority of the people in rural areas, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेशन ही मेन फिशिंग है, और अगर फिशिंग नहीं हो पाएगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। नागालैंड में टेरेस फार्मिंग कैसे होती है अभी देखते हैं, ठीक है। अब ये हमने कोस्टल विलेजेस की बात करी, वहां पे भी प्रॉब्लम है। नॉर्दर्न विलेजेस की बात करें, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है डेथ ट्रैप की। अब देखते हैं एक नागालैंड में एक विलेज है, उसकी बात करते हैं, वहां पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी विच इज इन द फेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। तो हम किस विलेज की बात कर रहे हैं? चिजामी विलेज की बात कर रहे हैं। चिजामी क्या है? नेम ऑफ द विलेज है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? नेम ऑफ द विलेज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है फेक डिस्ट्रिक्ट, एरिया नियर बाय, ठीक है। और कहाँ है? नागालैंड में पड़ता है। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू चाकेसंग कम्युनिटी। यहाँ पे है ये कम्युनिटी। चाकेसंग क्या है? कम्युनिटी, यानी ये लोग इस पर्टिकुलर ट्राइब या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
और वो क्या करते हैं कमाने के लिए, वो डू दे डू, ठीक है, व्हाट इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, दे डू टेरेस फार्मिंग। और टेरेस फार्मिंग खेती सीढ़ी नुमा खेती बोली जाती है, यानी वो टेरेस के रूप में क्या होती है, खेती होती है। आपने देखा होगा, ठीक है, अगर नहीं भी देखा तो मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगी अभी। ओके, दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट पॉट्स। ये हिल है फॉर एग्जांपल, इस हिल को वो क्या करते हैं, इस हिल को वो सीढ़ी नुमा खेती में तब्दील कर देते हैं, ठीक है, इस हिल को वो सीढ़ी नुमा खेती में तब्दील कर देते हैं। है तो ये स्लोपी, लेकिन ये फ्लैट लैंड बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और स्टेप्स बना देते हैं। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर, ठीक है, अब साइड्स को ऊपर ऊपर कर देता है ताकि पानी नीचे रिसे ना और यहाँ पे पानी स्टे करे, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे खेती होनी है, ठीक है। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइस ग्रो होता है, और राइस को जैसे मैंने आपको कहा था पैडी ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है, पैडी ग्रो होने के लिए चाहिए होता है आपको पानी। तो यहाँ पे ऐसी खेती होती है और ये बहुत प्रॉस्पेरस खेती मानी जाती है, बहुत अच्छा। आप हिल्स को यूटिलाइज करके, बोला जाता है ना सिर्फ प्लेन्स पे खेती हो सकती है, तो इसलिए हिल्स को यूटिलाइज करके भी आप खेती कर सकते हो। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स, अपनी अपनी इंडिविजुअल फील्ड्स हैं उनकी, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली। और कलेक्टिवली का मतलब होता है दे वर्क टुगेदर, कलेक्टिवली का मतलब होता है दे वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं। बेशक उनकी अलग अलग फील्ड्स हैं, तब भी वो साथ में काम करते हैं, इन ईच अदर फील्ड्स, एक दूसरे की फील्ड्स में काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 8 और 6, 8 और 6 का एक ग्रुप बना लेते हैं और साथ में काम करते हैं, ठीक है। एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन वीड्स ऑन इट, वीड्स यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको भी टुगेदर हटाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स जो मेन प्लांट के साथ ग्रो हो जाता है उसको हटाते हैं। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर, साथ में खाना खाते हैं, ठीक है, साथ में खाना खाते हैं। वंस दे वर्क डे इज ओवर, दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कि ये टुगेदर आके एक रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं और साथ में बैठ के काम करते हैं। बहुत अमेजिंग चीज है ये, राइट। चलिए अब बात आती है जब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, बिकॉज चैप्टर आपको पता ही है बहुत ही इजी था। हमने पहले स्टोरी की एक विलेज की वर्किंग कैसे होती है, कलापट्टू विलेज से स्टार्ट किया, फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि लाइफ कैसे जी जाती है विलेज के अंदर, फिर हमने कोस्टल एरियाज का विलेज देखा, फिर हमने एक लास्ट में नागालैंड का एक विलेज देखा। तो बेसिकली एंड में यही आता है कि अगर आप कलेक्टिवली वर्क करो तो आप प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। और एक कोस्टल विलेज के अंदर, कोस्टल एरियाज के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मेन फिशिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। लेकिन अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स में है, और अगर आपको लगता है कि मैम ऐसे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कराओ तो हम रेगुलरली भी क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर सकते हैं, ओके। चलिए, you have probably noticed that people in Kalapattu are engaged in variety of non-farm activities. List 5 of these. अब होती है, अब मैंने आपको बताया था non-farm activities होती हैं जो एग्रीकल्चर से अलग होती है, जैसे कि मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स, ये सब क्या है, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर से हटके है। ब्लैक स्मिथ है, नर्सिंग है, टीचिंग है, शॉपकीपिंग और ट्रेडिंग है, ये सब क्या है, दीज आर नॉन फार्म एक्टिविटीज। ये फार्म एक्टिविटीज नहीं है, दीज आर नॉन फार्म एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यू रेड अबाउट इन कलापट्टू। कलापट्टू में अलग अलग टाइप के लोग थे जो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हु आर द पुअरेस्ट अमंग देम एंड व्हाई। अब कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल कौन है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नाउ दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं कि कौन है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन कौन, बिग लैंड ओनर हैं, स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स हैं,
बेसिकली बिग लैंड ओनर्स यानी कि एक ऐसा लैंड ओनर जो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है। उसके बाद स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, ऐसे फार्मर्स हैं जो छोटे फार्मर्स हैं। उसके बाद लैंडलेस फार्मर्स हैं और लेबर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है। उसके बाद आता है लैंडलेस फार्मर्स और लेबर्स आर द पुअरेस्ट अमंग देम बिकॉज दे हैव सीजनल अर्निंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप होता है कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सबसे ज्यादा गरीब है जिनके पास लैंड नहीं है। ठीक है, इनके पास लैंड नहीं है तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा गरीब माना गया, क्योंकि ये कुछ महीने, क्या 5 से 6 महीने खाली रहते हैं और ये सीजनल अनएम्प्लॉयड के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनकी जो अर्निंग होती है वो सिर्फ 4 से 5 महीने की होती है, बाकी टाइम ये खाली रहते हैं और इनके पास लैंड भी नहीं है। बिकॉज इनके पास लैंड नहीं है, दे ऑलवेज हैव टू लुक फॉर वर्क एट अदर प्लेसेस। इनको हमेशा दूसरी जगह भी काम के लिए खोजना पड़ता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग के पीरियड से लेके जब सोइंग का पीरियड उसमें 5 महीने का गैप आता है, तो वहां के टाइम से लेके तब के टाइम तक इनको कोई और जॉब सर्च करनी पड़ती है। ठीक है, एंड ऑल्सो पेड वेरी लेस, और इनको बहुत ही कम पे किया जाता है, क्योंकि एक यही रीजन है क्योंकि इनके पास लैंड नहीं होता है। दे डू नॉट फिक्स इनकम एंड समटाइम्स दे वेंट विदाउट वर्क, और कई बार इनको काम करना पड़ता है बिना पैसों के भी। ठीक है, फिक्स इनकम नहीं होती इनकी। फिक्स इनकम यानी कि इनके पास ऐसा नहीं है कि रेगुलर इनकम है। एंड समटाइम्स दे वेंट विदाउट वर्क, कई बार तो इनके पास काम भी नहीं होता है, और कई बार इनके पास काम होता है तो उनको पैसे भी नहीं उतने मिलते। Hence in the chapter थुलासी इज द पुअरेस्ट। एक आपको पता है थुलासी नाम की एक एक्टिविटी साइड में थी, तो वो सबसे पुअरेस्ट था क्योंकि उसके पास लैंड नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इमेजिन यू आर अ मेंबर ऑफ फिशिंग फैमिली एंड यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक और एन इंजन। ठीक है, तो व्हाट वुड यू से इफ आई वर अ मेंबर ऑफ फिशिंग फैमिली? बेसिकली है कि आप फिशिंग फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको डिस्कस करना है कि आपको लोन कहाँ से लेना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर मैं फिशिंग फैमिली का मेंबर हूं, आई मस्ट हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक फॉर एन इंजन टू इंप्रूव एंड टू इन्वेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, द इंजन इज वेरी कॉस्टली। एक इंजन आपको खरीदना है बेसिकली, ठीक है, या ट्रक या कुछ ऐसे आपको चीज खरीदनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि आपको इंजन के लिए कहाँ से लोन लोगे? बैंक से लोगे। और आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप आपको इमेजिन करना है कि आप फिशिंग फैमिली के एक मेंबर हो। ठीक है, और आपको डिस्कस करना है कि आपको लोन लेना है, यानी उधार लेना है, बैंक से लोन लेना है एक इंजन के लिए। तो आप कैसे डिस्कस करोगे और आप क्या बोलोगे? तो इसका आंसर वैसे तो सब्जेक्टिव होना चाहिए, बट ओवरऑल जो देखा गया है वो इसका आंसर यही है कि इफ आप लिखोगे ऐसे ही, इफ आई वर अ मेंबर ऑफ फिशिंग फैमिली देन आई मस्ट हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक। तो डेफिनेटली हम कहाँ से लोन लेते हैं? बैंक से। टू इम्प्रूव एंड टू इन्वेस्ट द ग्रोथ, हम क्यों लेते हैं? ताकि हम बिजनेस को बढ़ा सकें, बिजनेस की ग्रोथ कर सकें। इसलिए आपने सुना होगा पापा मम्मी ने लोन लिया, किसी ने लोन लिया, ताकि हम उसको ग्रो कर सकें। ठीक है, चाहे हम एक छोटी सी चीज है, हम उस बिजनेस को बड़ा कर सकें, ग्रो कर सकें। द इंजन इज वेरी कॉस्टली एंड बैंक इज ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर वी कैन बोरो मनी। तो बैंक से हम क्या करते हैं? मनी को बोरो करते हैं, और उस टाइम पे हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इकट्ठे पैसे दे सके, तो इसलिए हम किससे बोरो करते हैं? हमें बैंक से बोरो करना चाहिए रादर देन किसी और से। ठीक है, क्योंकि बैंक एक ट्रस्टेड क्या होता है? इंस्टीट्यूशन होता है। उनके टर्म्स और रेट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। दे विल नॉट आस्क फॉर शेयर्स इन अ प्रॉफिट। वो हमारा यही नहीं पूछते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो, वो हमारी चीजें हड़पते नहीं हैं। वो एक ही सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन वे में चलाते हैं, ऑर्गेनाइज वे में चलाते हैं और उसी को ही फॉलो करते हैं। मोर ओवर बाइंग एन इंजन विल इंक्रीज द इनकम। और इंजन खरीद के क्या पता उनकी इनकम में बूस्ट आए और वो ज्यादा पैसे कमा सकें। ठीक है, तो हमें हमेशा बैंक से लोन लेना चाहिए। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पुअर रूरल लेबर्स लाइक थुलासी, ठीक है, ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज। ऐसे जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं उनके पास गुड मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती। ठीक है, गुड स्कूल्स नहीं होते एंड अदर रिसोर्सेज भी नहीं होते। यू हैव रेड अबाउट इनइक्वालिटी इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस टेस्ट। बेसिकली आपको ये पता है कि सारे लोग जो है इक्वल नहीं है रिसोर्सेज वाइज, कि इसके पास लैंड है, किसी के पास लैंड नहीं है, तो डेफिनेटली ये सब इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। द डिफरेंस बिटवीन हर एंड रामलिंगम इज वन ऑफ द इनइक्वालिटी। डू यू थिंक दिस इज फेयर सिचुएशन? व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन? आप बताओ कि क्या कर सकते हैं। देखो डेफिनेटली ये क्या नहीं है, ये इक्वल सिचुएशन तो नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट फेयर। सबसे पहले ये फेयर नहीं है। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन देश की रूल बुक होती है।
अगर हम बोले मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन देश की रूल बुक है, उसके अंदर देश के रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन देश की यानी इंडिया की रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं, और रूल्स के हिसाब से बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल ये बोलता है कि सब इक्वल हैं, प्रोविजन ऑफ द फैसिलिटी, यानी कि अगर मेडिकल फैसिलिटी कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो इक्वल है सबके लिए, अगर स्कूल फैसिलिटी है तो वो भी इक्वल है। हाउएवर टू बी एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज, गुड schools and other resources, there are many factors which can be responsible. A person have worked very hard and earned money to provide himself good facilities rather than others, but it is also the duty of the government to ensure at least good basic, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यानी कि जिनके पास पैसा होता है, आपने सुना होगा वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूलिंग लेते हैं, प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज लेते हैं। बट उसके बाद जो लोग इतना नहीं कमा पाते या जो लोग पुअर होते हैं, जो लोग विलेज के होते हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? तो गवर्नमेंट, यानी जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारी सरकार है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों को ये चीजें बेनिफिट दे, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो गुड बेसिक सर्विसेज यानी कि हर एक व्यक्ति को कंट्री में दी जाए, चाहे उसकी इनकम ज्यादा हो चाहे वो उसकी इनकम कम हो, लेकिन जिनकी इनकम कम है तो उनको तो बिल्कुल देना ही चाहिए। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड देम लोन फॉर वर्क, गवर्नमेंट लोन भी दे सकती है, फार्मिंग लैंड भी दे सकती है, फर्टिलाइजर्स यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स चलते हैं क्रॉप को अच्छा करने के लिए वो भी देती हैं, और सेटिंग अप हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ये सब करती है गवर्नमेंट, और करना भी चाहिए क्योंकि उनकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि वो अपने लोगों को हेल्प करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब लास्ट चीज पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक सेकर व्हेन दे गेट इनटू डेट? डेट यानी कि उधार की सिचुएशन में जब वो पड़ जाते हैं, जब उनके ऊपर कर्जा आ जाता है, कर्जा जिसको बोलते हैं ना, बर्डन आ जाता है, उधार लेके उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, कर्जा जिसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू हेल्प फार्मर्स लाइक शेखर, जैसे कि प्रोविजन ऑफ इजी फार्मिंग लोन्स फ्रॉम बैंक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, जब भी आप लोन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपीज का लोन लिया, तो आप जब वापस लौटा रहे हो तो आप उसको 12 रुपीज का लौटाओगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 2 रुपये क्या है, वो इंटरेस्ट रेट होता है, 2 रुपये क्या है, इंटरेस्ट, कोई आपका फ्री फंड में आपको पैसे नहीं देता, ठीक है। यदि आप बैंक को दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से ले रहे हो, तो बैंक क्या प्रोवाइड करता है, बैंक आपको 10 से 10.5 रुपीज ले, 10.5 रुपये ले लेगा आपसे वापस, 12 नहीं लेगा, फॉर एग्जाम्पल है ये। तो कहने का भाव क्या है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको चीजें मिल जाएं, उधार मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। इंश्योरेंस ऑफ द कल्टीवेशन, कि अगर आपका कल्टीवेशन, आपने जो कल्टीवेट किया, ठीक है, आपने जो कल्टीवेट किया वो क्या होगा, कल को खराब हो गया, तो गवर्नमेंट आपको गारंटी करेगी, चलो कोई बात नहीं, आपका जो आपने ग्रो किया तो खराब हो गया, तो मैं इसको आपको क्या करूंगी, कॉम्पनसेट कर दूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपका गवर्नमेंट इंश्योर कर दे। इंश्योरेंस क्या होता है कि आपकी गारंटी हो जाती है कि चलो अगर आपका ऐसा कुछ खराब हो गया, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको पैसे मिल जाएंगे, तो गवर्नमेंट इंश्योर भी कर सकती है। प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड HYV सीड। सब्सिडाइज क्या होता है, सब्सिडाइज होता है कि आपको कम पैसों में वो चीज मिल रही है, भले मार्केट में वो 150 रुपए का बिक रहा हो, लेकिन आपको सब्सिडी मिल जाती है, तो गवर्नमेंट आपको 80 रुपए या 50 रुपए में वो चीज दे देती है। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फार्मिंग स्कूल्स एंड हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट, यानी कि जो गांव कूचों में स्कूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फार्मिंग भी सिखाए, ताकि हर एक व्यक्ति को कुछ स्किल्स आए, हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ एजुकेशन आए कि वो आगे कुछ करे रादर देन खाली बैठने से। तो इससे क्या होता है, इनकम, जब आपके पास इनकम होता है, आपके पास पैसा होता है, तो आप आगे 10 चीज और कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन थी पूरे विलेज की। रूरल लाइवलीहुड्स कुछ इस तरह का होता है, हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए। आई होप आपको समझ आया, एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर सेशन, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑलराइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।